Hello everyone, in this lecture we are going to discuss about Kruskal's tensor। अब देखो, हमने जितनी भी टेंसर क्वांटिटीज़ के बारे में पढ़ा है हमने उन सभी में किसी टेंसर क्वांटिटी को ही अज्यूम किया है, देन फर्दर उसकी प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस किया है। इसी तरीके से हम यहाँ भी एक टेंसर क्वांटिटी को अज्यूम करेंगे, लेकिन यहाँ पर डिफरेंस क्या होगा कि जो क्रुस्काल्स टेंसर है इसमें रैंक 4 के बारे में बात करेंगे। मान लीजिए आपने किसी टेंसर क्वांटिटी का अज्यूम किया दैट इज़ ए, और इसकी जो रैंक है वो है 4, और रैंक को डिफ़ाइन करने के लिए हम इंडिसेस का यूज़ करेंगे, वो है आई एम एन के। अब देखो यहाँ पर हम डिफरेंट क्या करेंगे, ये जो 4 इंडिसेस हमने अज्यूम की हैं इनको पेयर अप कर लेंगे। वो कैसे, आई एम अलग हो जाएंगी और एन के अलग, मीन्स हमारे पास इंडिसेस के 2 पेयर्स हो गए। अब देखो ये तो हो गई क्रुस्काल टेंसर की डेफिनेशन, दैट मीन्स रैंक 4 की टेंसर क्वांटिटी जिसमें कि जो इंडिसेस हैं उनको पेयर अप किया गया है। अब इन इंडिसेस के बिहाफ पर ही हम इसकी प्रॉपर्टीज़ को डिफ़ाइन कर सकते हैं, और इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या क्या होंगी। देखो ये जो इंडिसेस हैं आई एम एंड एन के, हम इसमें क्या कंसीडर करेंगे, इन इंडिसेस को एंटीसिमेट्रिक टेंसर की तरह ट्रीट करेंगे। दैट मीन्स जैसे जो फर्स्ट पेयर है उसको विद रेस्पेक्ट टू सेकंड एंटीसिमेट्रिक अज्यूम करेंगे, और जो सेकंड पेयर है उसको विद रेस्पेक्ट टू फर्स्ट अज्यूम करेंगे। अब जो एंटीसिमेट्रिक टेंसर हमने पढ़ा था उसकी क्या कंडीशन थी, जब भी हम मतलब कोई टेंसर क्वांटिटी है दिस आई के, तो ये किसके इक्वल होगा, ए के आई। दैट मीन्स इंडिसेस की पोजीशन को चेंज करने पर यहाँ पर माइनस साइन आ जाएगा। उसी तरीके से जब यहाँ पर हम इस प्रॉपर्टी को अप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, ए आई एम एन के। अब हमने क्या करना है, इस पेयर को विद रेस्पेक्ट टू दिस एंटीसिमेट्रिक मानेंगे, तो हमारे पास क्या आएगा, माइनस साइन आएगा क्योंकि एंटीसिमेट्रिक है। देन आई एम में हमें इस पेयर में कोई चेंज नहीं करना, चेंज किसको करना है, एन के, दैट विल बी के एन, क्योंकि हमने एंटीसिमेट्रिक का केस लिया है। उसी तरीके से जब आप फर्स्ट इंडिसेस को विद रेस्पेक्ट टू सेकंड एंटीसिमेट्रिक मानेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, ए एम आई, क्योंकि इसकी पोजीशन चेंज करनी है, फर्स्ट को एंटीसिमेट्रिक मानना है विद रेस्पेक्ट टू सेकंड, और जो सेकंड इंडिसेस है एन के वो सेम ही रहेगी। देन इट विल बी इक्वल टू माइनस, क्योंकि हम माइनस यहाँ आएगा क्योंकि यहाँ पर इंडिसेस को चेंज किया है, इट विल बी इक्वल टू ए आई एम एन के। ये हो गई 2 प्रॉपर्टीज़। देन जो थर्ड प्रॉपर्टी है वो क्या हो जाएगी, साइक्लिक सिमेट्री, यानी कि ये जो क्रुस्काल टेंसर है ये साइक्लिक सिमेट्री को भी फॉलो करेगा, और जो साइक्लिक सिमेट्री होती है वो क्या होगी, हम उसको एक बार लिख लेते हैं, देन इसकी प्रोसीजर को समझेंगे। ए आई एम एन के प्लस ए आई एन के एम प्लस ए आई के एम एन इक्वल टू 0। देखो हमने क्या किया है, जो हमने 4 इंडिसेस को अज्यूम किया है उनको डिफरेंट पेयर में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। जैसे यहाँ आई एम एन के ये तो हमने अज्यूम कर ही रखा है, देन जब इसको चेंज किया तो क्या आया, आई को एन के साथ पेयर कर दिया और एम को के साथ पेयर कर दिया। इसी तरीके से हम एक केस और ले सकते हैं, वो क्या हो जाएगा, आई को के साथ, देन एम को एन के साथ, और ये जो साइक्लिक सिमेट्री है वो उसका सम किसके इक्वल होगा, 0 के इक्वल। दिस इज़ द थर्ड प्रॉपर्टी। अब इसके बाद देखो हमें क्रुस्काल टेंसर की जो डेफिनेशन है उसके अकॉर्डिंग क्या करना है कि ये हमें मतलब यहाँ बी आई के जो है क्रुस्काल टेंसर है, और ये किसके इक्वल होगा, समेशन ऑफ
जो हमने इस टेंसर क्वांटिटी को अज्यूम किया है इसका हम डबल डेरिवेटिव करेंगे, दैट इज़ ए आई एम एंड एन के। और किसके विद रेस्पेक्ट टू करेंगे, हम टू इंडिसेस को अज्यूम करेंगे, दैट इज़ एम और एन। उनके विद रेस्पेक्ट टू चेंज होगा कर्ल एक्स एम एंड कर्ल एक्स एन। टू इंडिसेस ये हो गई, और एक्स ये जो हमने क्वांटिटी अज्यूम की थी ये इनके विद रेस्पेक्ट टू चेंज होगी। ये जो क्वांटिटी हमें मिली है ये क्या है, क्रुथकोव टेंसर। ये जो हमने डेफिनेशन देखी है ये क्रुथकोव टेंसर ही हम इसको बोलते हैं। अब देखो ये जो टेंसर क्वांटिटी है यहाँ से एक और इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी निकल के आती है, और वो क्या है, जब हम इस क्वांटिटी को डेरिवेटिव करेंगे दैट इज़ कर्ल बी आई के, किसके विद रेस्पेक्ट टू कर्ल एक्स के, एंड समीशन जो होगा वो के इक्वल टू 1 से 3 हो जाएगा, देन इट विल बी इक्वल टू 0। दिस इज़ ऑल्सो द मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी किसकी, क्रुथकोव टेंसर की। हम इसको डिफरेंट प्लेसेस पर यूज़ कर सकते हैं, न्यूमेरिकल्स में यूज़ कर सकते हैं। बस ज़्यादा कुछ नहीं था क्रुथकोव टेंसर में, सिर्फ यही डेफिनेशन बतानी थी और इससे ज़्यादा ज़रूरत भी नहीं है। अब देखो नेक्स्ट हमें क्या करना है, हम एक एग्ज़ाम्पल को सॉल्व करेंगे, और उस एग्ज़ाम्पल में हम क्या करेंगे, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम से स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में कंपोनेंट्स को ट्रांसफॉर्म करेंगे। सबसे पहले हम उसकी डेफिनेशन को लिख लेते हैं। एंड द स्टेटमेंट इज़ गिवन एज कंपोनेंट्स ऑफ अ फर्स्ट रैंक टेंसर। हमें क्या गिवन है, रैंक फर्स्ट, ये हमें गिवन है। और कौन से सिस्टम में, इन रेक्टेंगुलर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। टू चीज़ें क्लियर हो गई हमें, रैंक 1 एंड कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम हमें गिवन है, और कंपोनेंट्स इसके क्या हैं, एक्स वाई, 2y माइनस जेड स्क्वेयर एंड एक्स जेड, 3 कंपोनेंट्स गिवन हैं। अब उसके बाद हमें करना क्या है, राइट इट्स कोवेरिएंट कंपोनेंट्स इन स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स। हमें कोवेरिएंट कंपोनेंट्स को डिफाइन करना है स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में। सबसे पहले हमें ट्रांसफॉर्म करना है स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम, और उसके लिए हमें पता होना चाहिए जो कंपोनेंट्स होते हैं स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में वो कैसे डिफाइन करते हैं। वो होते हैं हमारे पास x किसके इक्वल होता है, r साइन थीटा कोस फाई, देन y किसके इक्वल होता है, r साइन थीटा साइन फाई, देन z इज इक्वल टू r कोस थीटा। ये तो हो गई इसके कंपोनेंट्स स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में। अब हम बात करते हैं कि कौन से सिस्टम में ट्रांसफॉर्म करना है। जैसे कोवेरिएंट जो ट्रांसफॉर्मेशन लॉ है उसका तो यूज़ करना है, क्या करने के लिए, स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम के कंपोनेंट्स को ट्रांसफॉर्म करने के लिए। देन अगर हम इस ट्रांसफॉर्मेशन लॉ का यूज़ करते हैं तो उसकी जो बेसिक इक्वेशन होती है, बेसिक लॉ होता है, वो क्या होता है, हम सिंपल इक्वेशन देखते हैं एक बार। ए डैश म्यू कोवेरिएंट है तो जो सफिक्स होगी वो नीचे होगी, देन इट इज़ इक्वल टू कर्ल एक्स अल्फ़ा अपॉन कर्ल एक्स डैश म्यू, दैट मीन्स old components is changing with respect to new component, then a alpha, this is टेंसर जो क्वांटिटीज़ हैं वो उसके कंपोनेंट्स। अब हमारे पास दो चीज़ें आ चुकी, स्फेरिकल के भी कोऑर्डिनेट आ गए हैं एंड जो ट्रांसफॉर्मेशन लॉ है ये भी। अब हमें 3 जो हैं कंपोनेंट्स को ट्रांसफॉर्म करना है, तो ये जो इक्वेशन है इसको हम किस तरीके से डिफ़ाइन करेंगे। अब a1 a2 a3 है तो हम इसको एक बार देखते हैं। जैसे हम a1 डैश
किसके इक्वल हो जाएगा, कर्ल x1 अपॉन कर्ल x डैश 1 a1। अब देखो इसके जो कोऑर्डिनेट है कैसे चेंज हो रहे हैं, न्यू कंपोनेंट्स ओल्ड कंपोनेंट्स आर चेंजिंग विद रिस्पेक्ट टू न्यू कंपोनेंट्स। अब 3D का केस है तो यहाँ पर 2 टर्म्स और ऐड होंगी, और वो कैसे होंगी, कर्ल x2 अपॉन कर्ल x डैश 1 a2 प्लस कर्ल x3 अपॉन कर्ल x डैश 1 a3। अब देखो यहाँ हमने एक डिफरेंट नोटेशन यूज़ की है, x1 x2 एंड x3। ये क्या हैं? अब अगर आपको रिमाइंड हो तो हम एक कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम को अज्यूम करते हैं टेंसर के केस में, और क्या नेम देते हैं हम इनको, एक्स वाई जेड। लेकिन हम टेंसर के केस में थोड़ी सी नोटेशन को चेंज कर देते हैं, एक्स को x1, वाई को x2 एंड जेड को x3 से डिनोट कर देते हैं। चलो ये ठीक है हमारे पास। अब तो जब हम इसको चेंज करते हैं तो हमारे पास एक न्यू कोऑर्डिनेट सिस्टम आता है, उसको हम कैसे डिनोट करते हैं, वो हम x डैश 1 और इसको x डैश 2 एंड दिस x डैश 3 से डिफाइन करेंगे। ये तो हो गई नोटेशन। तो ये जो सभी नोटेशंस हैं हम इसको शॉर्ट में एक बार लिख लेते हैं। जैसे क्या क्या हो जाएगा हमारे पास, x1 किसके इक्वल होगा, हम जो सफिक्स है ये x1 हम इसको यहाँ भी लिख सकते हैं, दीज आर इक्वल एंड इट इज़ ऑल्सो इक्वल टू x दिस। सिमिलरली x2 इक्वल टू y, देन x3 इक्वल टू z। ये इक्वेशन आ गई एक तो हमारे पास। और जो सेकंड इक्वेशन है हमें गिवन क्या है, ये वाले कंपोनेंट्स, और इन कंपोनेंट्स को हम कैसे डिफाइन करते हैं, इस क्वांटिटी से, दिस इज़ a अल्फ़ा। और जब हम इसको लिखेंगे तो ये क्या फॉर्म हो जाएगी हमारे पास, a1 किसके इक्वल है, एक्स वाई के। अब देखो यहाँ पर जो x और y है इसको हमने कैसे डिनोट किया है, x1 एंड x2 से। इसका मतलब हम xy की जगह x1 x2 लिख सकते हैं। चलो ये भी लिख देते हैं, x1 एंड x2। ये हो गया a1। देन a2 किसके इक्वल होगा, 2y माइनस जेड स्क्वायर के इक्वल है। अब जब हम इसकी जगह पर वैल्यूज़ को सब्स्टिट्यूट करेंगे तो क्या होगा, y इज़ इक्वल टू x2, दिस इज़ x2, 2x2 माइनस में जेड स्क्वायर, जेड किसके इक्वल है, x3, दिस इज़ x3 एंड इसका स्क्वायर। देन a3 विल बी डिफाइंड एज दिस xz, और जो x है वही सेम, x इक्वल टू x1 एंड z इज़ इक्वल टू x3। हमारे पास 2 फॉर्म आ गई हैं। अब ये कौन सा सिस्टम है जो कि ट्रांसफॉर्म नहीं हुआ है, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम के बारे में अभी हम बात कर रहे हैं। हम जाएंगे धीरे धीरे जो स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम है उसमें। अब देखो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम इज़ कंप्लीट, बट जब हम स्फेरिकल के बारे में बात करते हैं तो उस केस में हम r, थीटा और फाई की टर्म्स में बात करते हैं। तो उसको हम कैसे डिनोट करेंगे, ट्रांसफॉर्म हुआ है मतलब हम डैश लगाएंगे, और फर्स्ट कंपोनेंट है तो x1, दैट मीन्स x डैश 1 किसके इक्वल, r, देन x डैश 2 थीटा, क्योंकि हम r, थीटा और फाई की टर्म्स में बात करते हैं स्फेरिकल के केस में, देन x डैश 3 इज इक्वल टू फाई। दिस इज इक्वेशन 1, दिस इज 2 एंड दिस इज 3। ये भी हो गया हमारे पास। अब देखो हमने इन इक्वेशंस को डिफ़ाइन किया था कि कैसे स्फेरिकल के केस में हम कोऑर्डिनेट्स को डिफ़ाइन करते हैं एक्स वाई जेड को।
अब हम क्या इनका यूज़ करके इसको डिफ़ाइन कर सकते हैं, क्योंकि हमें तो स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में जाना है, उसको ट्रांसफॉर्म करना है। तो हमारे पास क्या फॉर्म हो जाएगी इन इक्वेशंस की, लेट्स सी। x किसके इक्वल है, x1 इक्वल टू, एंड r किसके इक्वल है, x-1, दिस x-1। अब साइन थीटा किसके इक्वल है, x-2, दिस, एंड cos and phi is also equal to x-3। देन सिमिलरली जब आप y के लिए बात करोगे, y is equal to x2 इक्वल टू r किसके इक्वल है, दिस अगेन x-1। देन साइन थीटा इज इक्वल टू x-2 एंड साइन phi is equal to x-3। Similarly z will be equal to x3 equal to r x-1, this are equal to x-1 and cos theta is equal to x-2। अब देखो, ध्यान से देखिए हमारे पास क्या आ गया, इसकी वैल्यू, इसकी भी वैल्यू एंड इसकी भी। दीज इक्वेशंस आर रेडी फॉर यूज़। किस इक्वेशन में, इसमें। देन अप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, लेट्स सी। देखो, जब आप x1, x2 और x3 की वैल्यू उस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर दोगे तो आपको ये फॉर्म मिलेगी। दिस इज़ द वैल्यू ऑफ x1, दिस इज़ x2 एंड दिस इज़ x3 एंड चेंजिंग विद रेस्पेक्ट टू x1 डैश, दिस एंड ऑल्सो दिस। अब देखो, जब हम इसको फर्दर रिड्यूस करेंगे तो क्या आएगा, डेरिवेटिव करना है विद रेस्पेक्ट टू x-1, तो ये किसके इक्वल होगा, दिस इज़ 1 एंड दिस इज़ कांस्टेंट, तो साइन x-2 cos x-3। अब यहाँ पर a1 है, हमने a1 की वैल्यू भी निकाल ली है। a1 किसके इक्वल है, दिस इज़ ऑल्सो इक्वल टू x1 x2। ये टेंसर क्वांटिटी है ना, आप अपने नोट्स में चेक कीजिए, यही वैल्यू है। प्लस में साइन x-2 साइन x-3। जब हम इसको इसके विद रेस्पेक्ट टू चेंज करेंगे तो हमें ये भी मिलेगा, एंड a2 इज इक्वल टू 2x2 माइनस में x3 स्क्वायर, प्लस में देन इट विल बी इक्वल टू cos x-2 एंड a3 किसके इक्वल है, x1 x3। अब देखो, जब आप यहाँ पर x1 x2 एंड x3 इन सभी वैल्यूज़ को सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो आपको एक न्यू इक्वेशन मिलेगी। वो क्या होगी, देखो, साइन x-2 किसके इक्वल है, थीटा, एंड कोस x-3 किसके इक्वल है, फाई। ये हो गया। देन x1 और x2 को पुट करोगे तो ये क्या हो जाएगा, x-1 साइन x-2 कोस x-3 प्लस में साइन थीटा साइन फाई। मैं डायरेक्ट लिख रही हूँ, देखो कुछ नहीं किया है। जो आपने ट्रांसफॉर्म वाली इक्वेशन अज्यूम की थी वो किसके इक्वल है, x-2 किसके इक्वल है, थीटा के इक्वल, x-3 किसके इक्वल है, फाई। सिमिलरली x1 की पूरी इक्वेशन थी हमारे पास, वो किसके इक्वल थी, x-1 साइन x-2 कोस x-3। देन उसी तरीके से जब आप x2 के लिए वैल्यू पुट करोगे then you will get this form, and also this is sin theta sin phi, this is theta and this is phi, and multiplied by 2x dash sin x dash 2
एंड साइन एक्स डैश 3 माइनस में, ये तो हो गई x2 की वैल्यू, दिस होल, एंड माइनस में x3 किसके इक्वल है, x डैश 1 कोस x डैश 2 होल स्क्वायर इसका। बाकी तो ये कंप्लीट मल्टीप्लाई में है इस वाली इक्वेशन के। देन प्लस इस वाली इक्वेशन को अभी लिखेंगे हम, इट विल बी इक्वल टू कोस थीटा एंड x1 इज इक्वल टू x1 x डैश 1 साइन x डैश 2, देन cos x dash 3 x dash 1 cos x dash 2. See, I have left this term. देखो x2 किसके इक्वल है, x dash 1 साइन x dash 2 साइन x dash 3। ये यहाँ पर मल्टीप्लाई ही होगा, ये गलती से थोड़ा सा स्किप हो गया था। बाकी सभी की वैल्यूज़ इसी तरीके से सब्स्टिट्यूट की हैं। अब देखो जब आप इसे फर्दर रिजोल्व करोगे तो आपके पास क्या आएगा, फिर से देन साइन थीटा कोस फाई, एंड यहाँ भी आप फिर से इन वैल्यूज़ को सब्स्टिट्यूट करोगे। एक्स डैश 1 किसके इक्वल है, आर के इक्वल है, साइन थीटा एक्स डैश 2 थीटा के इक्वल है, एंड एक्स डैश 3 किसके इक्वल है, फाई के, देन इट विल बी कोस फाई। सिमिलरली आप इसको पुट कीजिए, एक्स डैश 1 अगेन आर के इक्वल है, साइन एक्स डैश 2 साइन थीटा एंड एक्स डैश 3 साइन फाई। देन प्लस में आप इस वाली इक्वेशन को भी इसी तरीके से लिखोगे, साइन थीटा साइन फाई, देन 2r साइन थीटा साइन फाई माइनस में r स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा। जब आप इस पूरी इक्वेशन को मतलब सॉल्व करोगे ना तो आपको यही फॉर्म मिलेगी इस वाली को। देखो इसके साथ मल्टीप्लाई किया है आपने, देन यू विल गेट दिस एंड प्लस कोस थीटा आर, कोस थीटा मल्टीप्लाई आर इंटू साइन थीटा कोस फाई एंड आर कोस थीटा। देखो ये कौन सी टर्म है, ये वाली, एक्स डैश 3 किसके इक्वल है, थीटा, एक्स डैश 1 दिस इज आर, एंड कोस एक्स डैश 2 कोस फाई। ओके, देन फर्दर you will get and also this term x dash 1 and sin x dash 2 this, ये इक्वेशन हो गई। देन जब आप इसे फर्दर करोगे तो क्या हो जाएगा, साइन थीटा साइन स्क्वायर थीटा कोस फाई कोस स्क्वायर फाई आर स्क्वायर, एंड ऑल्सो ये आई थिंक 2 टाइम्स लिख दिया है मैंने इक्वेशन, नो दिस इज ओके, साइन थीटा साइन फाई विल बी एज इट इज़ प्लस में। अब देखो ये वाली जो इक्वेशन है इस पूरे के साथ मल्टीप्लाई में है, देन इट विल बी साइन थीटा साइन फाई 2r साइन थीटा साइन फाई माइनस में इसके साथ ये मल्टीप्लाई अगेन साइन थीटा साइन फाई एंड आर स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा, ये कंप्लीट हो गई। देन प्लस दिस इज कोस थीटा कोस स्क्वायर थीटा एंड आर स्क्वायर साइन थीटा कोस फाई, दिस विल बी साइन थीटा
cos phi। ओके, अब देखो हमारे पास फाइनल इक्वेशंस जो है वो क्या आ गई। वैसे तो ये इक्वेशन यहाँ तक भी सही है, हम छोड़ सकते हैं, लेकिन क्या जाता है, एक बार एक स्टेप और कर लेते हैं। दैट विल बी साइन क्यूब थीटा दिस एंड दिस cos square phi sin phi r square, then plus sin theta sin square theta sin phi sin square phi and 2r minus में this will be sin theta sin phi cos square theta and r square, and further this equation will remain same, r square cos क्यूब थीटा आप लिख सकते हैं, देन साइन थीटा। ये तो हो गया सिर्फ A1 कंपोनेंट कि कैसे ट्रांसफॉर्म किया है। उसी तरीके से आप A2 एंड A3 को भी कर सकते हो, मैं उसको एक्सप्लेन नहीं करूँगी, आप उसे खुद सॉल्व करके देखिए, मैं सिर्फ डायरेक्ट रिज़ल्ट लिख देती हूँ, फिर आप बताइएगा कि आपसे हुआ या नहीं। देन इक्वेशन क्या हो जाएगी A2 डैश के लिए, बिल्कुल सेम मेथड है, कुछ भी चेंज नहीं है, सिर्फ जो इक्वेशन है वो देख लेते हैं। कर्ल x1 अपॉन कर्ल x डैश टू A1 प्लस में कर्ल x2 अपॉन कर्ल x डैश टू A2 प्लस में कर्ल x3 अपॉन कर्ल x डैश टू A3। ये किसके लिए है, A2 के लिए। तो आपके पास रिजल्ट क्या आएगा, बिल्कुल सेम स्टेप है, बस जो डिफ्रेंशिएट होगा, डेरिवेटिव होगा, वो विद रिस्पेक्ट टू x डैश टू के होगा, और जो आपके पास सभी वैल्यूज़ को सब्सटीट्यूट करने के बाद फाइनल रिजल्ट आएगा, मैं डायरेक्ट लिख रही हूँ उसको, दैट विल बी r cos थीटा cos phi r स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा sin phi cos phi। This is for this term, and for this term it will be r cos theta sin phi and multiplied by 2r sin theta sin phi minus में this term minus r square cos square theta। ये वाली जो टर्म है ये इसी का पार्ट है, इसके लिए तो अब हम लिखेंगे वो है, देन प्लस में माइनस आर साइन थीटा आर स्क्वायर साइन थीटा कोस फाई कोस थीटा। दिस इज द A2 component in spherical coordinate system। देन सिमिलरली आप A3 के लिए निकाल सकते हैं। A3 के केस में विद रेस्पेक्ट टू किसके चेंज होगा, x डैश थ्री। इक्वेशन हो जाएगी कर्ल x1 अपॉन कर्ल x डैश थ्री A1 प्लस में कर्ल x2 अपॉन कर्ल x डैश थ्री A2 प्लस में कर्ल x3 अपॉन कर्ल x डैश थ्री A3। अब इसका भी मैं फाइनल रिजल्ट ही लिखूँगी, क्योंकि आपको जो कंसेप्ट था वो तो क्लियर हो चुका है। देन इट विल बी माइनस आर साइन थीटा साइन फाई इंटू में आर स्क्वायर साइन थीटा साइन फाई कॉस फाई, दिस इज़ फॉर दिस टर्म, प्लस में आर साइन थीटा कॉस फाई एंड मल्टीप्लाइड बाय 2r साइन थीटा साइन फाई माइनस में आर स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा। दिस इज इक्वेशन 3, इक्वेशन 2 एंड इक्वेशन 1। ये हमारे पास अब तीनों कंपोनेंट्स हो गए हैं, जो कि क्या डिफाइन कर रहे हैं कि लॉ ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन इन कोवेरिएंट कंपोनेंट्स, और कौन से कोऑर्डिनेट सिस्टम में, स्फेरिकल सिस्टम में। अब देखो हम निकाल चुके हैं कि कैसे किसी सिस्टम से दूसरे सिस्टम में ट्रांसफॉर्म किया जाता है कोऑर्डिनेट सिस्टम को। अगर आपको और क्वेश्चन करने हैं तो वो
आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। यही क्वेश्चन हमें दूसरे तरीके से भी गिवन हो सकता था कि कंट्रावेरिएंट कंपोनेंट्स को फाइंड कीजिए इन स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम। उसमें सिर्फ जो सफिक्सेस की पोजीशन है उसके अकॉर्डिंग सारा सिस्टम चेंज हो जाता, जो भी मेथड है। बाकी मेथड तो बिल्कुल सेम होता, जो प्रोसीजर है, बस जो सफिक्सेस हैं उनके अकॉर्डिंग थोड़ा सा चेंज हो जाता। आई थिंक कि आप समझ पा रहे हैं कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ। एंड नाउ दिस लेक्चर एंड्स हियर एंड थैंक यू।